तो आज हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था जीएम काउंटर के बारे में, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आज हम ये रेडियो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया में ये पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप, दे यूजेस, स्टोरेज इन प्रिकॉशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो इससे पहले हम जो है वो एंटी माइक्रोबियल कंप्लीट कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स, और आज हमारा जो रेडियो आइसोटोप्स को पढ़ने के बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर दीज वीडियोस प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज ये हम 3 टॉपिक आज कवर कर लेंगे। हम 2 पहले कवर कर चुके हैं, और आज हम आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, स्टोरेज इन प्रिकॉशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द ऑफिशियल प्रिपरेशन, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम ऑफिशियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड वैसे तो कैल्शियम जो होता है वो 40 होता है उसका एटॉमिक मास, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, तो ये है कैल्शियम 47। इसका यूज़ क्या यूज़ है एज अ मार्कर फॉर यूरेनियम एंड फिकल। उसके बाद सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट का जो सिंबल है वो Cr है, हैविंग एटॉमिक मास 51, क्रोमियम 51, ये रेडियो न्यूक्लियाई है। तो इसका यूज़ क्या है, टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम एंड इट्स सर्वाइवल टाइम। सो ये हमारे पास हो गया सोडियम क्रोमेट। थर्ड है अर्बियम सिट्रेट, अर्बियम 169, ट्रीटमेंट फॉर द आर्थराइटिस कंडीशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स। तो ये हमारे पास थर्ड जो है। उसके बाद है हमारे पास गैलियम सिट्रेट। गैलियम सिट्रेट का क्या है, गैलियम 67, गैलियम का जो सिंबल है Ga, a diagnosis of various infections and inflammation, means they are responsible for the treatment of and diagnosis of inflammation. Then ferric chloride, as we know that the ferric is responsible for the blood formation. So here it means it belongs to the blood or the component of blood. So here iron is 59, symbol is Fe, and it is used for the used to measure the red blood cell lifespan and iron absorption. Means for the iron absorption, because ferric is iron absorption, and to measure the red blood cell lifespan. सेकेंड लास्ट है सोडियम आयोडाइड। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ऑफिशियल प्रिपरेशन उसने जो सिलेबस है उसमें लिख रखा है। तो आयोडीन 131 जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रेन ट्यूमर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं रेडियो लेवल डाई को, और फिर क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर गामा रेडिएशन का इमिशन होता है, फिर हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है ट्यूमर है ब्रेन में। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, जो T3 T4 होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थायराइड ग्लैंड रेगुलेशन. So iodine is responsible for the tyrosine formation. That's why here it is written that to study the thyroid function, means for the study of thyroid function sodium iodide is used. And the last is sodium phosphate, phosphorus 32, diagnosis of malignant and neoplasm and leukemia. Leukemia is related to the white blood cell. Malignant means tumor. This is all about the preparations of radiopharmaceutical which are having the radionuclei. There is their uses. And now the important about the iodide is that the radionuclei also used for the diagnosis purpose. We all know that the radionuclei is mainly used for the diagnosis purpose. A study of functions of particular organ, radionuclei also used for the diagnosis purposes. ये केस जो होता है थायराइड के लिए, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि जो सोडियम आयोडाइड है उसमें हम ये थायराइड फंक्शन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेडियोन्यूक्लाई यूज फॉर डायग्नोसिस पर्पस, और उसके बाद लिखा है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइट ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। जैसे कि पहले ही बताया था कि ब्रेन ट्यूमर के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर टू ट्रेस ब्रेन ट्यूमर. Here it is written that the procedure of
administration of the label dye containing 131 iodine 131 injected into the patient, absorbed by diseased tumor, and emission of the gamma radiation, detection of radiation through the skull, and identification of location or site of brain tumor. So this is how we can locate the brain tumor location, brain tumor of skull, brain tumor present in the skull. So by the emission of gamma radiation we can detect easily. After that we have to discuss the syllabus, and we have already discussed that we have covered the 3 topics till now in D-Pharm first year syllabus, which is antimicrobial, then inorganic co-fissile compound, and now we are discussing about the isotopes, their uses, स्टोरेज एंड प्रिकॉशन विद स्पेशल रेफरेंस. स्पेशल रेफरेंस में जो है हमारे पास सोडियम आयोडाइड है. तो इस तरीके से हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो है फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का. उसके बाद हम डेंटल प्रोडक्ट देखेंगे. तो हम आगे चलते हैं. यहाँ पे लिखा है कि रेडियो, इसके हमारे पास दूसरा पेज भी है ताकि जो ऊपर ब्लर है वो दिख जाए, जिसमें लिखा है रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. सो ये हमें सबको पता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होते हैं वो यूनिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन होती है, क्योंकि इसमें रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए. क्योंकि और जो हमारे पास जितने भी ड्रग्स हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस भी कुछ करते हैं, लेकिन जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं ये अपने इमिशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडियोथेरेपी में, जैसे कि हमने कीमोथेरेपी में पढ़ा था उसमें, और डायग्नोसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दैट्स वाई दे आर द यूनिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन. हियर इट इज़ रिटन दैट. Then we have here written that IP does not include IP, Indian Pharmacopoeia, means Indian Pharmacopoeia, a book which contain all the drugs. IP does not contain any radiopharmaceutical. However, British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia include few radioisotopes. मीन्स इंडियन फार्माकोपिया पे तो कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन ही नहीं है, लेकिन जो बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी फार्माकोपिया उनमें लिखा हुआ है कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में. उनमें से एक है सोडियम आयोडाइड. ये बहुत ही ज़्यादा हमने पहले भी देखा कि उसमें ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ हो रहा है. तो इसमें लिखा है कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ कैरियर फ्री आयोडीन 131 लेवल सोडियम आयोडाइड इन डायल्यूटेड सोडियम थायोसल्फेट. जो सोडियम थायोसल्फेट है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सबसे पहले वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमें याद रखना होगा ताकि हम आगे देख सकें कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या वो हेल्प करेगा, क्या वो उसको डिग्रेड होने देगा. तो वैसे तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ये सोडियम आयोडाइड का जो है ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा एक्व सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है कैरियर फ्री आयोडीन लेवल है, तो इसमें आयोडीन का जो है ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा. सोडियम थायोसल्फेट. फॉर्मूला जो है सोडियम का Na और आयोडाइड का I, और यहाँ पे 131 रेडियो न्यूक्लिया है तो 131, NaI 131. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम आयोडाइड 131 सोल्यूशन शुड नॉट कंटेन लेस देन, ये 90% से कम नहीं होना चाहिए और 110% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आयोडीन 131 is a radioisotope. We all know that in radiopharmaceutical iodine 131 is a radioactive nuclei. We all know आयोडीन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडाइड. सो इसके किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन होती है कि हम उसको उसके साथ देंगे तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा या वो ज़्यादा देर तक रह सकेगा, इसीलिए हम उसको हमेशा ही किसी ना किसी ड्रग के साथ देते हैं. तो यहाँ पे सोडियम के साथ दिया है तो वो सोडियम के साथ बन के सोडियम आयोडाइड हो गया. इट इज़ क्लियर कलरलेस सोल्यूशन. इसका कोई कलर नहीं होता. रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, इसके हाफ लाइफ जो है रेडियो इसकी आयोडीन 131 की है 8.04 days. दिस प्रॉपर्टीज कंटेन दिस प्रिपरेशन कंटेन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि पहले बताया था रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, सोडियम थायोसल्फेट, और यहाँ पे भी सेम लिखा है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन. सो ये सेम वही चीज़ है कि ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन. ये पेज सेम है, इसमें इसलिए था ताकि जो ऊपर की जो लाइन है, ये जो लाइन है उसमें उस वाली पिक्चर में क्लियर नहीं थे तो यहाँ पे दिख जाए. If you want to write, you can write from here. Then we have the packaging and storage. There it is written that packaging and storage. So it is the solution is packed in a single dose or multiple dose container. मतलब कि इसको या तो हम सिंगल डोज एक ही बार में यूज़ करें, इंजेक्ट करें तो एक ही बार में, या मल्टीपल डोज के कंटेनर में इसे पैक कर सकते हैं. लेकिन वो जो कंटेनर है उसको हम पहले
उस जो कंटेनर है उसको हम ऐसा बनाएंगे ताकि वो जो आयोडीन है उसको एब्जॉर्ब ना करे। अगर कोई कंटेनर पहले ही किसी ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम जब उसे निकालेंगे तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारा एब्जॉर्ब कर चुका होगा कंटेनर। तो यहाँ पे लिखा है द कंटेनर दैट हैज़ बीन प्रीवियसली ट्रीटेड टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने पहले ही ट्रीट कर दिया है ताकि वो एब्जॉर्प्शन ना करें। उसके बाद लिखा है द कंटेनर यूज टू हैंडल द सोडियम आयोडाइड, सेकंड पॉइंट है ये। द कंटेनर यूज टू हैंडल सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131 solution should be first rinsed with the solution containing 0.8% sodium bisulfite and 0.25% of sodium iodide and then with water. The least rinsing has been neutral to litmus. इसका मतलब क्या है, हमने उसे बार बार वॉश किया है ताकि अभी तक किसके क्या है, हमने वॉश तो किया है लेकिन किससे क्या है, 0.8% के सोडियम बाइसल्फाइड और 0.25% के सोडियम आयोडाइड से किया है। उसके बाद वाटर से वॉश करते हैं ताकि उसमें जितना भी कोई पहले का मटेरियल या कुछ रह गया तो वो वॉश हो जाए, और उसका जब तक हम करते रहेंगे तब तक उसका जो पीएच है न्यूट्रल में 7 पे ना आ जाए। उसके बाद उसकी लेवलिंग है अमाउंट ऑफ आयोडीन 131 एज आयोडाइड एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो बैक्यूरल और माइक्रोक्यूरी। हमने पहले वीडियो में बताया था जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है वो 2 यूनिट होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्यूरी होती है, जो आपकी ऐसा यूनिट होती है वो बैक्यूरल होती है। तो ऐसा हमने पहली वीडियो में कुछ बता रखा है, तो आप उसको देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट हियर। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट whenever we see that any formulation, we see the expiry date. So here it also written the expiry date here, because this material are the radioactive, that's why there are precautions should be taken. And there is a note that there is a statement which is the radioactive material is there. So ये उसके बाद है उसके यूज़ क्या है इसके, यूज़ है डायग्नोस्टिक एड। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो थायराइड के लिए ये यूज़ होता है, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ थायराइड, उसके ब्रेन ट्यूमर के लिए देखा, तो ये डायग्नोस्टिक ड्रग है, इसलिए इसका तो यूज़ सिंपल पहले यही है, फॉर स्टडिंग द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड स्कैनिंग ऑफ द थायराइड फॉर डिटरमाइनिंग साइज, पोजिशन एंड ट्यूमर लोकेशन। मतलब कि उसका साइज, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका साइज, पोजीशन, या अगर थायराइड ग्लैंड में जो ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, उसका साइज बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सो उसकी लोकेशन ट्यूमर की, उसका साइज, थायराइड ग्लैंड का और पोजीशन पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक एड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास सोडियम आयोडाइड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ थेरेपेटिकली, मतलब कि इसका जो यूज़ होता है फॉर डिस्ट्रॉइंग टिश्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड में एक्सेस सिक्रीशन होने लगता है थायराइड हार्मोन का, तब उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो किसी को भी होता है तो पर्सन बिकम लीन एंड थिन, उसकी क्योंकि कैलोरीजेनिक जो प्रोसेस होता है, जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जो इंसान है वो पतला होने लग जाता है, एंड थायराइड कार्सिनोमा। तो उसके बाद हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 जो ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, वो हार्मोन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और वो किस लिए होते हैं, ताकि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो कि जिससे कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। और जब किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हीट जो है प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद हीट इंटॉलरेंस होता है उसमें, द पर्सन बिकम लीन एंड थिन, क्योंकि जब इतना एनर्जी लॉस का होगा है, बर्न होगी, तो वो इंसान जो पतला तो हो गई होगा। उसके बाद है प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन हैंडलिंग, just take a minute, precautions to be taken in handling of sodium iodide. So here it is written that radiopharmaceuticals should be used only by the person who is qualified by the training and experience in the safe use एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियोन्यूक्लाई। मतलब कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं वो उसी पर्सन के द्वारा पर्सन से उसको हैंडल किया जाए जो कि क्वालिफाई हो। कोई भी ऐसा इंसान विच डू नॉट हैव एनी ट्रेनिंग एंड experience, they should not take the responsibility to handle the radio pharmaceutical preparations. The organization dealing with the radio pharmaceuticals should be approved by the government. Yes, this is a very important point. Before dealing with the radio pharmaceutical, we have to take the permission from the government. This is an important point. And whenever we
going for the handling of the radiopharmaceutical preparation, there should be we have to wear about waterproof gloves. Here it is written that the entire during the entire solution handling and administration procedure we have to wear the waterproof gloves, maintain shielding during the radiation. हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडियो न्यूक्लाई होता है वो क्या कहते हैं, रेडिएशन से किसी भी आपके डीएनए के जीन को म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेशन आ सकती है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, मल्टीपल, मतलब ऐसे आपने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा। पॉइंट म्यूटेशन आती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि म्यूटेशन हो गई है। स्किन बर्न जो होते हैं रेडिएशन से, वो भी रेडिएशन में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मेंटेन एजुकेट शील्डिंग ड्यूरिंग द रेडिएशन इमिटिंग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जितना भी, जैसे कि हमने आयोडीन की पढ़ी थी, आयोडीन 131 का तो 8.04 डेज था, तो उस टाइम वो हाफ लाइफ थी, मतलब उसका डबल उतने टाइम के लिए हमें कम से कम शील्डिंग में रहना पड़ेगा ताकि हमें एक्सपोजर ना हो रेडिएशन का। मेजर द पेशेंट डोज, हमें सबसे पहले तो पेशेंट की डोज कितनी है, हमें उसका एक सिस्टम होता है कैलिब्रेशन सिस्टम, रेडियोएक्टिव कैलिब्रेशन सिस्टम। किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले हमें पेशेंट की डोज को पता लगाना होता है ताकि हम उसमें ज़्यादा तो ना दे एडमिनिस्टर करने ड्रग को। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये कि रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी केप्ट इन सुटेबल लेवल कंटेनर सील्डिंग बाय लेड ब्रिक्स एंड प्रीफरली इन द रिमोट एरिया। मतलब कि अगर कोई भी जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, आप किसको सिंपल कंटेनर में रखोगे तो वो इमिशन करता रहेगा रेडिएशन का, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिशन करता ही रहेगा। और कोई भी उसके अगर एक्सपोजर में आ गया है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि इस जनरेशन में नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में उसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले। तो उसके लिए कि जो एक्सपोजर है जो उस कंटेनर के बाहर ना जाए, तो उसे हम सील्ड, मतलब एक सील्डिंग करते हैं लेड ब्रिक से, ताकि वो एक्सपोजर जो है कहीं भी बाहर ना जाए। उसके बाद हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया सिंपल, पहले तो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी कि जो है इसका प्रिपरेशन जो है उसमें कैसे कौन सी प्रिपरेशन है और उसके यूज़ क्या है। उसके बाद हमने देखा कि आयोडीन 131 को ब्रेन ट्यूमर में कैसे, फिर हम सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जितना भी ये रेडियो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट मीडियम है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जेएम काउंटर, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स आज हमने पढ़ा है। और इससे पहले हम बेरियम सल्फेट, रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडियम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी होगी, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जो इस पीडीएफ है, इस पीडीएफ का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ से देखिएगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, उसके बारे में हमने देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके यूज़ देखे, पैकेजिंग देखी, स्टोरेज देखी, लेवलिंग, लास्ट में हमने प्रिकॉशंस देखे। तो इस क्लास के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द डेंटल प्रोडक्ट्स और एनी अदर टॉपिक लाइक एंटीडोट। We also covered the sulfur and its compound in previous video. या तो हम नेक्स्ट क्लास में एंटीडोट को स्टार्ट करेंगे, या हम डेंटल प्रोडक्ट्स को। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनी थिंग, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज for the today class, and if you want any information about any thing in the DPharm course, you just write in the comment box, I will reply you. Thank you